हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन चैप्टर खत्म कर लिया था। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। इस वीडियो में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। नाउ क्यों इस चैप्टर को क्यों स्टार्ट किया हम लोगों ने? मैट्रिक्स भी तो हमने नहीं पढ़ा, मैट्रिक्स क्यों नहीं स्टार्ट किया? क्योंकि चैप्टर का नाम ही देख रहे हो तुम लोग, एप्लीकेशंस। किसके एप्लीकेशंस? डेरिवेटिव के एप्लीकेशन। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने जब डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने तुम लोगों को फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि डिफरेंशिएशन में जो आंसर आता है उसी को डेरिवेटिव बोलते हैं। सीधे सीधे बोल दो तो डेरिवेटिव इज नथिंग बट योर डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव इज नथिंग बट योर डिफरेंशिएशन। मतलब कि इस चैप्टर में होने क्या वाला पता है? इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ लिया। हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि आखिर डिफरेंशिएशन को इन रियल लाइफ मतलब मैथमेटिक्स में एक्चुअल में जब कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन को यूज़ कहाँ करते हैं। देखो डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने, वहाँ पर ऐसा कोई भी इक्वेशन दे देता था y = x² + 3x + 5, इसका डेरिवेटिव निकालो बोलता था ना, इसका डेरिवेटिव निकालो, dy/dx निकालो। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये डेरिवेटिव निकाल के करना क्या है। आखिर रियल लाइफ में हमारी जो रियल लाइफ में हम लोग जब मैथमेटिक्स करते हैं तो वहाँ पर डेरिवेटिव यूज़ कहाँ पर होता है, डिफरेंशिएशन यूज़ कहाँ पर होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। डेट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तुम लोग को पता होगा एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है? यूजेस। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? यूजेस। कहाँ कहाँ उस चीज़ को अप्लाई किया जा सकता है, कहाँ कहाँ उसको यूज़ किया जाता है। तो इन दिस चैप्टर वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इतना समझ में आया क्या? चलो ठीक है। अब ना पहले ना तुम लोगों को ना एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ इस चैप्टर के लिए। देखो ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में मैं कोई भी एक्सरसाइज नहीं पढ़ाऊंगा। देखो यहाँ पे तुम लोगों को एक्सरसाइज दिख रहा होगा पर मैं एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा। तो ऐसा मत सोचना कि वीडियो वेस्ट है। कुछ बातें बता रहा हूँ, कुछ बातों को ध्यान से समझो, समझने की कोशिश करो। पता है क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर इतना ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा आसान है ना कि लिटरली कोई ऐसा बच्चा जिसको बोलता है जिसका मैथ्स बहुत कमज़ोर है, वैसे तो मैथ्स किसी का कमज़ोर नहीं होता है, जो प्रैक्टिस करेगा उसको आएगा, सब कुछ आएगा, हार्ड हो ईजी हो सब कुछ आएगा। मैथ्स किसी का कमज़ोर नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसने मतलब बचपन से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, उसका मैथ्स थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा स्लो करता है मैथमेटिक्स, उतना स्लो बच्चा भी इस चैप्टर को बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है। इतना आसान चैप्टर ये है। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में जब आप अपने दोस्तों से मिलोगे, अपने क्लासमेट से बात करोगे, क्लासेस वाले बच्चों से बात करोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो जो बच्चे ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं वो बच्चे क्या बोलेंगे? बहुत पकाऊ चैप्टर है, बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आता है, ऐसे ऐसे बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में। अब ऐसा क्यों? इस चीज़ को समझना। दिस चैप्टर एक्चुअली इज़ वेरी सिंपल। रियलिटी में दिस चैप्टर इज़ वेरी सिंपल। बस दिक्कत कहाँ हो जाती है मालूम है? ये जो चैप्टर है ये यूज़ करता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों ने टिल 11th स्टैंडर्ड पढ़े थे। हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड तक, हम लोग ने 5th स्टैंडर्ड में मैथ्स पढ़ा, 6th में मैथ्स पढ़े, 7th में पढ़े, 8th में पढ़े, 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 11th में पढ़े, 12th में पढ़े। कुछ मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने 10th में पढ़े थे, कुछ मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने 11th में पढ़ा था, जो आपने 9th में पढ़ा था, 9th, 10th, 11th, इन क्लासेस में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए गए थे उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज़ हम लोग इस चैप्टर में करते हैं। तो दिक्कत क्या होती है मालूम है? बच्चे क्या करते हैं मालूम है? देखो मैं बता रहा हूँ, बच्चों को ना बहुत ज़्यादा घाई होती है कि अरे यार डायरेक्टली देखो मैं ये वीडियो भी देखना, आप में से मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, इस वीडियो को स्किप करेंगे, डायरेक्टली वो वीडियो स्टार्ट करेंगे, अगला वाला वीडियो जिसमें मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। और यहीं पे तो दिक्कत है कि बच्चों को क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना है कि मैं फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करूँ, मेरा टाइम बच जाए। आपको लगता है कि आपका टाइम बच जाएगा, आप डायरेक्टली क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे आपका टाइम बच जाएगा। रियलिटी ऐसा होता नहीं है। जिस बच्चे ने आधा घंटा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने में लगा दिया, मैं बता रहा हूँ उसका पूरा का पूरा एक्सरसाइज आधे घंटे में निकल जाएगा। जो बच्चा बेसिक कॉन्सेप्ट स्किप करके जा रहा है उसको ऐसा लगता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट में कौन टाइम पास करेगा, मेरे को तो सब आता है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करना स्टार्ट करूँगा, क्वेश्चन करते करते सीख जाऊँगा। उसके साथ पता है होगा क्या? वही एक्सरसाइज उसको करने में 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगेगा। रियलिटी इज़ दिस, जो बंदा बेसिक कॉन्सेप्ट पे थोड़ा टाइम दे देता है उसका एक्सरसाइज फटाफट क्लियर होता है, और एक बार क्लियर हो गया ना तो आगे चल के उसको वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
लेकिन जो इंसान ऐसा करेगा कि यार बेसिक बाद में देखते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, टाइम बच जाना चाहिए, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। बाद में चैप्टर को आप लोग उल्टा सीधा बोलोगे कह रहा चैप्टर अच्छा नहीं है। नहीं, चैप्टर अच्छा है बच्चा, पढ़ने का तरीका गलत निकल गया आपका। मैथमेटिक्स है, पहले बेसिक आना चाहिए। और इसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूज़ होते हैं वो 11th स्टैंडर्ड तक के यूज़ होते हैं, 9th का यूज़ होता है, 10th का यूज़ होता है, 11th का यूज़ होता है। तो बच्चों ने, अब सबको पता है यार, कुछ बच्चों ने, लॉकडाउन चालू था, कुछ बच्चों ने तो 9th 10th 11th अच्छे से पढ़ा ही नहीं। जिन बच्चों ने पढ़ा भी, इतना ज़्यादा याद नहीं रह जाता है, एक छोटा सा रिवीजन ज़रूरी है। इसीलिए अच्छा, इस वीडियो में इसलिए आ रहा है ना, ये पूरा चैप्टर जब भी हम लोग कोई एक्सरसाइज करने वाले रहेंगे तो उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक लेक्चर हम लोग सिर्फ बेसिक के लिए रखेंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे। जिन बच्चों को बेसिक देखना रहेगा वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना रहेगा नहीं देखेंगे। लेकिन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ बेसिक देखो। और अगर बेसिक देखने के बाद एक्सरसाइज नहीं समझ में आता ना, तब मुझे बोलना आके कि नहीं सर मैंने बेसिक देखा फिर भी एक्सरसाइज नहीं समझ रहा है। बेसिक एक बार देख लिया, एक्सरसाइज समझेगा, इतना अच्छे से समझेगा ना, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, वापस कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि था क्या, लास्ट में सीधा एग्जाम से पहले उठा के देखोगे, अच्छा ऐसा ऐसा था, सब खत्म हो जाएगा। समझे? तो बस इस बात को यार ना, इस चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होते हैं 11th के। जिसने वो कर लिए उसके लिए चैप्टर आसान है, जिसने नहीं किया उसको लगेगा अरे बहुत हार्ड चैप्टर है, बहुत हार्ड, ऐसा। समझ में आया? चलो ठीक है। सो इस वीडियो में पहले मैं तुम लोगों को ना एक वो दे देता, ओवरव्यू, इस चैप्टर में है क्या, एक ओवरव्यू दे देता हूँ चैप्टर में पढ़ने क्या वाले। इन दिस होल चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वी हैव 4 एक्सरसाइज। कितने एक्सरसाइज है अपने पास? 4 एक्सरसाइज है टोटल मिला के। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना कि तुम क्या करने वाले हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें पहले से पता होगा ना कि करना क्या है तो फटाफट कर लोगे, सीधे करते चले जाओगे तो नहीं होगा। पहले एक बार एक क्लियर कॉन्सेप्ट बना लो, अपने दिमाग में बिठा लो क्या क्या करना है इस पूरे चैप्टर में, करना आसान हो जाएगा। देखो इस पूरे चैप्टर में 4 एक्सरसाइज है। कितने एक्सरसाइज है? 4 एक्सरसाइज। कौन कौन से एक्सरसाइज है? सबसे पहला एक्सरसाइज 3.1, 3 नहीं सॉरी 4th चैप्टर है ना अपना, एक्सरसाइज 4.1। फिर सेकेंड एक्सरसाइज क्या होगा तुम लोगों को पता है, एक्सरसाइज 4.2 होगा, फिर 4.3 होगा और फिर 4.4 होगा। यही 4 एक्सरसाइज इस पूरे चैप्टर में है। हम लोग करेंगे क्या मालूम है, हम लोग हर एक्सरसाइज के अंदर एक डिफरेंट टॉपिक उठाएंगे, मतलब एक नया टॉपिक उठाएंगे कि अच्छा ये एक जगह है जहाँ पर एप्लीकेशन, जहाँ पे डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है, जहाँ पे डेरिवेटिव यूज़ होता है। और फिर हम लोग उस टॉपिक के बेसिस पे देखेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और वो सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक्सरसाइज 4.1 जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में। एक्सरसाइज 4.1 में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में। देखो यहाँ पर तुम लोगों को एक्सरसाइज 4.1 का मैंने पूरा इमेज दिखा रखा है, दिख रहा है? अच्छा यहाँ पे क्या दिखा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर चालू होता है। यहाँ पर देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। और ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म। बस तुम लोगों को लग रहा होगा अरे आधा एक्सरसाइज काट के लगा, नहीं पूरा एक्सरसाइज है, इतने क्वेश्चन है। तो पूरे एक्सरसाइज में तुम लोगों को एक चीज़ दिख रही है कि पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ एक टॉपिक की बात हो रही है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऐसा ही है, एक बार जब एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ तो एक टॉपिक पकड़ेंगे, उसी को पकड़ के चलेंगे, उसी टॉपिक के बारे में A to Z पूरा ऊपर से नीचे तक सब पढ़ लेंगे। उसके बाद 4.2 की जब हम लोग बात करेंगे तो 4.2 में हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। 4.2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को तुम लोग को दिखा देता हूँ मैं। 4.2 देखते हैं, यहाँ पर देखो, एक सेकेंड रुको, देखो ये रही अपनी टेक्स्ट बुक, ये अपनी टेक्स्ट बुक है। एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, 4.2 ढूंढते हैं। देखो ये रहा 4.2, ये क्या है? 4.2। यहाँ पर देखिए टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब 4.2 में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, यहाँ पर भी क्या लिखा है? इंक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है? डिक्रीजिंग फंक्शन। और पूरा एक्सरसाइज खत्म। इसका मतलब कि पूरे सेकंड एक्सरसाइज में वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग जब चलेंगे 4.3 पे, तो 4.3 पे हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। 4.3 में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे क्या? मैक्सिमा और मिनिमा।
तो मैक्सिमा और वैसे देखो ये चीज़ें होती क्या है वो एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी बस देख रहे हैं कि पढ़ना क्या है। मैक्सिमा और मिनिमा देखेंगे, चलो देखते हैं थर्ड एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आओ, चलते हैं एक्सरसाइज थर्ड पे। ये 4.2 यहाँ पर ख़त्म हुआ, थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो अपने को मिलेगा 4.4। क्या मिलेगा? 4.4 नहीं 4.3, ये देखो 4.3 मिल गया यहाँ पर। अच्छा 4.3 में देखो क्या लिखा है? मैक्सिमम मिनिमम। यहाँ पर आओ क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा है? मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है? फाइंड द डायमेंशन व्हेन द एरिया इज मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ब्ला 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 ब्ला, लास्ट में क्या लिखा है? मैक्सिमम। पूरे एक्सरसाइज में कहीं पर मैक्सिमम लिखा है, कहीं पर मिनिमम। मैक्सिमा और मिनिमा क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैक्सिमा और मिनिमा 4.3 में। पूरा एक्सरसाइज उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगा। देख रहे हो एक चीज़, एक पैटर्न देखो, एक टॉपिक स्टार्ट किया, पूरा एक्सरसाइज उसी टॉपिक को पकड़ के चल रहे हैं, टॉपिक नहीं चेंज कर रहे हम लोग। अच्छा उसके बाद बढ़ते हैं 4.4 की तरफ। किसके ऊपर बढ़ते हैं? 4.4 की तरफ। अब 4.4 ना बाकी एक्सरसाइजेज से थोड़ा अलग होगा। यहाँ पर देखो 4.1 में एक टॉपिक पकड़ा, उसी टॉपिक के ऊपर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 4.2 में एक टॉपिक पकड़ा, उसी टॉपिक के ऊपर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 4.3 में भी सेम था, एक टॉपिक पकड़ा, उसी टॉपिक पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 4.4 में वी विल बी गेटिंग मिक्स्ड क्वेश्चंस। 4.4 में कैसे आएंगे? मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन नहीं होगा। 4.4 सबसे पहली बात बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ बहुत आसान है। और मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन मतलब क्या? उसमें तुम लोगों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी क्वेश्चन मिलेगा जो तुमने 4.2 में पढ़ा था। उसमें तुम लोगों को मैक्सिमा मिनिमा का भी क्वेश्चन मिलेगा जो तुमने 4.3 में पढ़ा था। उसमें कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे हम लोगों को, कुछ कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चन, मार्जिनल डिमांड वगैरह मिलेगा हम लोगों को, है ना। इतनी मतलब जो भी कॉमर्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, डिमांड, प्राइस, सप्लाई, ऐसे वर्ड्स तुम लोगों को देखने मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि हाँ कॉमर्स का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। और कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा। चल देखते हैं एक बार 4.4 चेक करते हैं क्या लिखा है 4.4 में। यहाँ पर देखो स्टार्ट करते हैं, चलते चलते 4.4 कहाँ पे है? मिल रहा है तुम लोग को? ये देखो ये रहा, यहाँ पे स्टार्ट हुआ एक्सरसाइज 4.4। एक चीज़ देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इसे किस में पढ़े थे? 4.2 में पढ़ रहे थे हम लोग। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इंक्रीजिंग। 4.2 में पढ़ा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। थर्ड क्वेश्चन देखो डिक्रीजिंग, 4.2 में पढ़ा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में भी क्या लिखा है? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन तो 4.2 के ऊपर बेस्ड है, जो तुमने 4.2 में पढ़ा था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। उसके बाद जैसे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 में ना कुछ अलग चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था ना, 7 तक, 6 तक वही है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फिर 7th वाले पे जैसे चलोगे ना कुछ अलग दिखाई दे। देखो मार्जिनल रेवेन्यू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कुछ नए नए टर्म्स दिखाई दी। तो ये कुछ नए कॉन्सेप्ट्स होंगे जो 4.4 में इंट्रोड्यूस होंगे अपने लिए। बाकी इस क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किया जो ऑलरेडी 4.2 में पढ़ चुके थे। उसके बाद नीचे आओगे क्वेश्चन नंबर 8 वगैरह पे भी देखो वही है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर क्वेश्चन नंबर 10th में भी वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। मतलब मिला जुला कर यहाँ पर भी देखो 11th में भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना एक नया टॉपिक होगा किसके अंदर? 4.4 के अंदर। तो आधा एक्सरसाइज तो खत्म हो जाएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, बचा हुआ आधा जो एक्सरसाइज है वो क्या पढ़ेंगे हम लोग? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या पढ़ेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और बस 4.4 भी खत्म, कुछ भी नहीं है ये चैप्टर। ये चैप्टर इतना ज़्यादा आसान है ना, सच बोल रहा हूँ। और इसके क्वेश्चंस करने में ना इतना मज़ा आएगा ना तुमको, अगर अच्छे से कर लोगे ना एक बार प्यार हो जाएगा चैप्टर सर मज़ा आ जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी करते हैं हम लोग दिन भर बैठ के, समझ में आया? चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हर चैप्टर ही प्यारा होता है मैथमेटिक्स में। चल ठीक है आज, अच्छा इस वीडियो में अब हम लोग क्या करने क्या वाले में, इस वीडियो में आज के दिन बस इतना करेंगे। हम लोगों को अगले वीडियो में 4.1 स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है? 4.1। तो इस वीडियो में बेसिक पार्ट कवर करेंगे 4.1 के लिए। किसके लिए? 4.1 के लिए। जैसा कि तुम लोग समझ गए होगे, टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पढ़ने वाले हम लोग कुछ चीज़ें जो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले अपने को आनी चाहिए। समझ में आया? पूरे एक्सरसाइज में मेरे को दिख रहा है टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल। तो समझना तो पड़ेगा आखिर टेंजेंट और नॉर्मल किस चिड़िया का नाम है। चल ठीक है स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ज़रा बहुत ज़्यादा ध्यान देना, यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ध्यान देना। कुछ एकदम बेसिक बातें, एकदम एकदम नीचे ज़मीन से बच्चा होता है ना, बच्चा, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या तुमने कभी सुना है लाइन? क्या तुमने कभी सुना है लाइन क्या होता है? लाइन सुना हुआ? लाइन सुना ही होगा यार, 9th 10th 11th, मजाक थोड़ी कर रहे थे हम लोग। लाइन मतलब क्या होता है? एक सीधी रेखा। अगर मैं ऐसा यहाँ पर ऐसे यहाँ पे कुछ बना दूँ तो ये क्या है? ये एक लाइन है। ये क्या है? ये एक लाइन है।
सीधी रेखा, वैसे वो सीधा बना नहीं है अच्छे से, पर सीधा होता है। अरे दिख रहा है ये जो जा रहा है ना बीच बीच में, देखो ऐसे ऐसे, ये भी तो लाइन्स है, ये भी तो लाइन ही है ना, ये सब भी तो लाइन है, समझ में आया। तो लाइन क्या होता है तुम लोग ऑलरेडी जानते हो। अब पता होता क्या है, देखो अगर तुम्हें अगर किसी को बुलाना हो, मान लो कोई मुझे बुलाना चाहता है, तो मुझे क्या बोल के बुलाएगा, मुझे बोलेगा कमलेश तू इधर आ, है ना। अगर मान लो मैं इधर पे खड़ा हूँ, आप वहाँ पे खड़े हो, आपको आपने अचानक से मुझे रास्ते में देख लिया कि अरे कमलेश सर वहाँ पे जा रहे हैं, आप मुझे बुलाना चाहते हो, तो आप मुझे क्या बोल के बुलाओगे, ये लड़के इधर आ, ये काला सूट इधर आ, ऐसे नहीं ना, क्या बोलोगे, कमलेश सर आप इधर आओ, ऐसे बोलोगे ना, मेरा नाम लेके बुलाओगे मुझे। तो हमारी दुनिया में क्या होता है कि हर किसी को हमने कुछ नाम दिया है। जैसे देखो अगर मैं टीवी देख रहा हूँ, मुझे टीवी का चैनल चेंज करना है, तो एक डिवाइस आता है जिससे चैनल चेंज होता है, क्या बोलते हैं उसको, रिमोट। क्या बोलते हैं उसको, रिमोट। तो वहाँ पे रिमोट पड़ा रहेगा, तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि रिमोट इधर लेके आओ, उसका नाम रिमोट है, मेरा नाम कमलेश है। हमने दुनिया में हर जगह को, हर सामान को, हर इंसान को, हर जानवर को, हर चीज़ को हमने कुछ ना कुछ नाम दे दिया है, जो नाम लेके हम लोग उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स की, जब हम लोग किसकी बात करते हैं, मैथ्स की, तो मैथ्स में जब भी किसी लाइन को हम लोगों को बुलाना होता है कि अरे हाँ मैं उस लाइन की बात कर रहा हूँ, अरे मैं उस लाइन की बात कर रहा हूँ। जब मैथमेटिक्स में किसी लाइन को बुलाना होता है ना, किसी लाइन को रिफ़र करना होता है, तो लाइन को रिफ़र करने के लिए पता है क्या यूज़ होता है, लाइन को रिफ़र करने के लिए यूज़ होता है उस लाइन का इक्वेशन। यार ना, किसी भी लाइन को रिफ़र करने के लिए क्या यूज़ होता है, उस लाइन का इक्वेशन। मतलब अगर मुझे तुम्हें किसी लाइन के बारे में बताना है कि यार उस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं तुम्हें उस लाइन का इक्वेशन लिख के बताऊँगा। क्या लिख के बताऊँगा, उस लाइन का इक्वेशन की देखो ऐसा 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 ऐसा, ये इक्वेशन वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आया। तो लाइन क्या होती है, एक सीधी रेखा, और हर लाइन को रिफ़र करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें उसके इक्वेशन की। और दुनिया में हर लाइन का इक्वेशन होता है। कहीं पर भी कोई भी लाइन अगर इस दुनिया में है तो उसका इक्वेशन होगा, उसका इक्वेशन होगा। अब बात करते हैं कि इक्वेशन दिखता कैसा है, लाइन का इक्वेशन कैसा दिखता है। पढ़े थे 10th स्टैंडर्ड में, पढ़े थे 11th स्टैंडर्ड में, लाइन का इक्वेशन कैसा दिखता है, ए एक्स। ध्यान से सुना, लाइन के इक्वेशन में ना दो वेरिएबल्स होते हैं, एक एक्स वेरिएबल होता है और एक वाई वेरिएबल होता है। लाइन के इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स होते हैं, दो वेरिएबल्स, एक एक्स का वेरिएबल होता है और एक वाई का वेरिएबल होता है। एक्स के साथ कोई एक नंबर लिखा रहता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ए। वाई के साथ कोई एक नंबर लिखा रहता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बी। बीच में क्या सिंबल आने वाला पता नहीं, तो क्या डाल देते हैं, प्लस। और साथ में एक नंबर रहता है जो अकेला रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसे लिखा जाता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यानी कि क्या, एक कोई एक्स वाला टर्म होगा, एक कोई वाई वाला टर्म होगा, एक कोई कांस्टेंट टर्म होगा, इक्वल टू में 0 होगा। एग्जांपल के लिए बात करता हूँ, हो सकता है किसी लाइन का इक्वेशन ऐसा हो, 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। हो सकता है किसी लाइन का इक्वेशन ऐसा हो, देखो ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ऐसा भी हो सकता है कि किसी लाइन का इक्वेशन ऐसा हो, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। वही है, ax by c इक्वल टू 0। ऐसा भी हो सकता है 14x माइनस 13y माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो ax by c इक्वल टू 0। ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस प्लस ही रहेगा, कुछ भी रह सकता है वहाँ पर, समझे। और भी बहुत सारे टाइप के इक्वेशन हो सकते हैं, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है किसी लाइन का इक्वेशन कि 14x प्लस 2y इक्वल टू 0। मतलब देखो इसमें सिर्फ ax है और by है, इसमें c है ही नहीं। ऐसे भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। इक्वेशन तक यहाँ तक ऐसा भी हो सकता है, x 4x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। देखो इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ x वाला टर्म है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ y वाला टर्म है। ये भी पॉसिबिलिटी है। देखो या तो ये तीनों रहेंगे, या तो कोई दो रहेगा, या तो कोई एक रहेगा, पर रहेंगे तभी जाके इक्वेशन ऑफ लाइन बनता है। और हर लाइन को रिफ़र करने के लिए उसका इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। इतना पक्का भेजे में घुस गया। क्या होता है लाइन, क्या होता है लाइन का इक्वेशन, क्यों यूज़ किया जाता है, लाइन के इक्वेशन का बेसिक फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब सवाल ये कि किसी लाइन का इक्वेशन निकालते कैसे हैं। जैसे कि मान लो गुरु, मैंने तुमको बोला कि इधर देखो, ये मैं बना देता हूँ। देखो ये अपने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है, ये है अपना एक्स एक्सेस और ये अपना कौन सा एक्सेस है, वाई एक्सेस। इतना तो अपने को पता है ना।
हम लोगों को इतना तो ग्राफ वगैरह आता है। और मैंने यहाँ पर बना दिया एक लाइन, कितना गंदा ड्राइंग करता हूँ मैं। मैंने यहाँ पर बना दिया एक लाइन। अब मैंने बोला गुरु बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो क्या ऐसे देख के पता चलेगा, ऐसे ऐसे देखा, ऐसे आंखों में स्कैन किया, ऐसे ऊपर नीचे स्कैन करा, इक्वेशन निकल के आ गया, ऐसे होता है क्या? ऐसे थोड़ी होता है यार, इंसान है हम लोग, इतना तो देख के नहीं बता सकते कि इक्वेशन क्या होगा। तो इक्वेशन पता, अब ये सारी इक्वेशन जो है, लाइन का इक्वेशन पता लगाने का भी तो कोई तरीका होगा ना। अब तुम लोग किसी इंसान को देखते ही तो उसका बच्चा पैदा हुआ ऐसे नहीं देखते, ऐसे स्कैन करके नाम रख दिया, कुछ एक प्रोसीजर होता है नाम रखने का। तो लाइन का इक्वेशन बनाने का भी तो कुछ प्रोसीजर होता है ना, कि अपने को लाइन का इक्वेशन पता चले कि लाइन का इक्वेशन कैसे निकलता है, कैसे निकलेगा, क्या इक्वेशन आ सकता है इस लाइन का, उस प्रोसीजर की बात करते हैं। ना सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, इस सारा कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सरसाइज समझे। अब अपने को समझना ये है कि किसी लाइन का इक्वेशन निकालते कैसे हैं, किसी लाइन का इक्वेशन निकालते कैसे। तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए ना अपने पास है एक फॉर्मूला, अपने पास क्या है, एक फार्मूला। वैसे तो लाइन के क्वेश्चन निकालने के बहुत सारे फार्मूले हैं, हम सिर्फ एक की बात करेंगे जिसकी अपने को ज़रूरत है, जिसकी अपने को ज़रूरत है। एक फार्मूला है जिस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं स्लोप पॉइंट फार्मूला। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? स्लोप पॉइंट फार्मूला। ये एक फार्मूला है जिसके यूज़ से हम लोग किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन तुम निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस स्लोप पॉइंट फार्मूला। क्या है स्लोप पॉइंट फार्मूला? ऐसा आपने कभी देखा भी होगा पहले, पर नहीं देखा है, पहली बार देख रहे हो तो भी डरने की बात नहीं है, ठीक है। सब बहुत बार होता है, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में पहली बार होती है। देखो क्या है, y माइनस y1, y माइनस y1, फिर यहाँ पे एक इक्वल टू लगेगा, इक्वल्स टू m, इक्वल्स टू, फिर वहाँ पे क्या रहता है m, फिर ब्रैकेट में x माइनस x1, ब्रैकेट में x माइनस x1। ध्यान से अब इस फॉर्मूले पे ध्यान देना, उस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, अभी इस फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। क्या फॉर्मूला है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब पता अपने को करना क्या रहता है, यहाँ पर अपने को कुछ वैल्यूज़ पुट करनी होती है। क्या पुट करनी होती है? कुछ वैल्यूज़। कौन कौन सी चीज़ों की वैल्यू पुट करनी पड़ती है अपने को? यहाँ पर ना x1 की, y1 की और m की, इन तीनों की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। देखो ज़रा ध्यान से, ये x1 और y1, ये x1, अरे अरे अरे, ये x1 और क्या दिया अपने को? y1। ये दोनों ना, ये दोनों पता है क्या, ये दोनों मिलकर एक पॉइंट बनाते हैं। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक पॉइंट। तो मिला जुला कर अपने को कोई भी एक पॉइंट पहले से पता होना चाहिए। जैसे 4,3 एक पॉइंट हो गया, 2,5 एक पॉइंट हो गया, 6,9 एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट जो उस लाइन के ऊपर आता हो, उस लाइन के ऊपर का कोई भी एक पॉइंट अपने को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो उस लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट अपने को पता होना चाहिए। तो उस पॉइंट में से अपने निकल जाएगा x1 और y1, और जैसे x1 y1 निकलेगा मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे x1 की वैल्यू, यहाँ पे y1 की वैल्यू। जो m होता है ना, m का मतलब क्या होता है? स्लोप। m का मतलब क्या होता है? स्लोप। m हम लोग किसको बोलते हैं? स्लोप को बोलते हैं। तो अपने को कोई भी एक पॉइंट पता होना चाहिए, उस पॉइंट में से x1 और y1 की वैल्यू पता चलेगी, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। और जो m है, स्लोप है, स्लोप को पता लगाने के अलग अलग तरीके हैं। स्लोप को पता लगाने के अलग अलग क्या है अपने पास? तरीके हैं। स्लोप को पता लगाने के अलग अलग फॉर्मूले अपने पास, उन फॉर्मूले को भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है फिलहाल के लिए मैं बोलूँ, एक फॉर्मूला बस तुम लोगों को याद रखना स्लोप के लिए। स्लोप निकालने का अपने पास एक फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। m इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये फॉर्मूला अभी बस लिख के रख लो, इसका यूज़ पता है कब करेंगे? एक्सरसाइज में। इस फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस मत करना, अभी के लिए बस इतना समझो कि इस इक्वेशन में हम लोगों को कोई भी वैल्यू अगर निकालनी है तो अपने इस इक्वेशन को अगर अपने को सॉल्व करना है, अपने को उस लाइन का इक्वेशन एक्चुअल वाला चाहिए, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू डालनी पड़ेगी, जो कि पॉइंट के अंदर मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा? पॉइंट के अंदर। और स्लोप कैसे मिलेगा ये तो हम लोग क्वेश्चन करते करते ही समझेंगे यार। स्लोप कैसे मिलेगा ना, क्वेश्चन करते करते ही समझ में आता है। ये मैं तो बोलता है ये भी मत लिखो, स्लोप तो धीरे धीरे समझ में आता है, लेकिन इन तीनों की वैल्यू डालनी पड़ेगी। इतना ध्यान रख लो, इतना ध्यान रख लो कि इन तीनों की वैल्यू डालनी पड़ेगी, और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आएगा। मान लो कि इस वाले लाइन का इक्वेशन निकालने बोला था मैंने तुमको, तो मैं बोलता हूँ कि इधर एक पॉइंट है, इधर पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है 2,3। ये पॉइंट क्या है? 2,3। एक पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर है 2,3, और मैंने बता दिया तुम्हें इस लाइन का स्लोप इज
1। इस लाइन का स्लोप कितना है 1। वैसे 1 होगा नहीं, लेकिन मान लो कि इसका ये जो पॉइंट है 2,3 इसका स्लोप 1 है। मतलब कि मुझे पता चल गया ये जो पॉइंट है ये किसकी वैल्यू दिखा रहा है, x1 की और y1 की। तो x1 मेरा 2 हो गया, y1 मेरा 3 हो गया। इस स्लोप किसकी वैल्यू दिखा रहा है, m की, तो m की वैल्यू 1 हो गई। तो मैं नीचे क्या करूँगा मालूम है, मैं स्लोप पॉइंट फार्मूला में सब पुट करूँगा। मैं ऐसे लिखूँगा y माइनस y1 की वैल्यू कितनी थी ऊपर 3 इक्वल टू m की वैल्यू कितनी डाली थी ऊपर 1, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी डाली थी वहाँ पर 2 डाली थी ना x1 की वैल्यू, हाँ 2 डाली थी, है ना। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, इसको एज इट इज़ छोड़ दूँगा, y माइनस 3। यहाँ पर देखो क्या होगा, 1 एक बार मल्टीप्लाई होगा x से तो 1 इंटू एक्स एक्स ही रहेगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 1 एक बार मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 1 2 से 2 ही रहेगा। खत्म, इतना समझ में आया। अब मैं क्या करूँगा मालूम है कि वो जो दोनों वहाँ पर है उनको यहाँ पर ले लूँगा, तो वो x यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ पर y पहले से तो प्लस y, यहाँ पर -3 पहले से -3, वो -2 उसको वहाँ से यहाँ पे लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा +2 इक्वल टू, वहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं तो 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा -x प्लस y, -3 + 2 करोगे 2 में से 3 निकालोगे तो कितना बचेगा, 2 में से 3 निकलेगा नहीं पहली बात तो माइनस करने पे आंसर 1 आएगा, बड़ा नंबर 3 है, 3 का साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो -1 इक्वल टू 0। ये अपने को मिल गया इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या मिल गया, इस लाइन का इक्वेशन -x + y -1 इक्वल टू 0। देखो ना इस वाले फॉर्म में है ना, ax + by + c इक्वल टू 0 इस वाले फॉर्म में है ना इक्वेशन। समझ में आया। तो बस इतना, अभी तक एक बार समराइज़ करता हूँ क्या क्या पढ़े, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, उसका इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इक्वेशन से उसको कॉल आउट करते हैं। अच्छा, इक्वेशन निकालने के लिए इक्वेशन दिखता है कैसा, ऐसा ax + by + c इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, स्लोप पॉइंट फार्मूला। कौन सा फार्मूला, स्लोप पॉइंट फार्मूला। स्लोप पॉइंट फार्मूले में अपने को वैल्यू किसकी किसकी डालनी पड़ती है, x1 की, y1 की और m यानी स्लोप की। और ये x और y की जगह पे कुछ भी नहीं डाला जाता है और उसको सॉल्व करते इक्वेशन आ जाता है, उसको सॉल्व करते इक्वेशन आ जाता है। ऐसा कुछ सेम तुमको देखने को मिलेगा आपके पार्ट 2 मैथमेटिक्स पार्ट 2 लीनियर रिग्रेशन चैप्टर, जब आप कभी सॉल्व करोगे तब ऐसा ही कुछ सेम स्लोप पॉइंट फार्मूला उसमें भी देखने आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये चीज़ समझ में आ गई। अब आते हैं अपने असली टॉपिक के ऊपर। अब तुम लोग बोलोगे कि यार टॉपिक तो लाइन था ही नहीं, टॉपिक तो अपना था टेंजेंट और नॉर्मल। ये सब हम लोग क्या बातें कर रहे थे, अभी देखो एकदम सब क्लियर होते जाएगा, सब एकदम कांच की तरह क्लियर होगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, लेट अस टॉक अबाउट टेंजेंट एंड नॉर्मल। किसकी बात करते हैं, टेंजेंट की और नॉर्मल की। टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात करते हैं। पहले आप समझो कि टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। तुमने कभी एक कर्व देखा है, कर्व कर्व देखा है तुम लोगों ने कभी, कर्व, एक मिनट ब्लैक सी बनाते हैं। जिसको नहीं पता कर्व क्या होता है मैं बता दूं, कर्व यानी एक मान लो एक लाइन को टेढ़ा कर दिया मैंने, जो ऐसे टेढ़े होके जाती है। तो मान लो यहाँ पर ये एक कर्व है, यहाँ पर ये क्या है, एक कर्व है। कर्व यानी एक ऐसा सर्कल का आर्क होता है ना, हम लोग राउंडर लेके आर्क बनाते थे, आर्क ऐसे ऐसे खींच के, वो जो आर्क बनता है मान लो वही कर्व है, वही क्या है, कर्व है। तो यहाँ पर मैंने कर्व बना दिया। अब समझना टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट एक लाइन है, टेंजेंट एक लाइन है जो कि कर्व को टच करके जाती है। कर्व को क्या करके जाती है, टच करके जाती है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली यानी बाहर से, एक्सटर्नली यानी बाहर से। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो कि इस कर्व को टच करके निकलेगी, सिर्फ टच करके, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी और कैसे निकलेगी, बाहर से एक्सटर्नली ऐसे टच करके निकल जाएगी। मतलब मैं तुम लोग को बताऊँ, देखो एक टेंजेंट बनाते हैं, एक लाइन आई ऐसे, गलत नहीं बनना चाहिए, गलत नहीं बनना चाहिए, गलत नहीं, एक लाइन आई ऐसे, ऐसे टच किया और निकल गई। देखो एक लाइन आई ऐसे टच करके चली गई, वो तो आपको देख रहा है कि उसके अंदर घुस गई, वो अंदर नहीं घुसी है। थोड़ा सा मेरे को उसको ऊपर बनाना चाहिए था, बस इतना समझ लो कि वो लाइन आई है और लाइन उसको क्या करके निकल गई, लाइन उसको टच करके ऊपर से क्या हो गई है, निकल गई है। लाइन ऐसे गई और उसको टच करके निकल गई। तो ये जो लाइन बनी ना, दिस लाइन इज कॉल्ड एज टेंजेंट। इस लाइन को हम लोग क्या बुलाते हैं, टेंजेंट। टेंजेंट यानी वो लाइन जो आती है और कर्व को ऊपर से टच करके क्या हो जाती है, निकल जाती है। फिर हम लोग बात करते हैं नॉर्मल की, कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल का मतलब इज परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट। परपेंडिकुलर लाइन टू टेंजेंट। टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन में बनाऊंगा ना, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा बना दूँ, कुछ ऐसा, देखो ये एक लाइन है जो कि इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, तो दिस इज नॉर्मल, तो ये क्या होगी, नॉर्मल लाइन कहलाएगी। समझ में आ रहा है? टेंजेंट क्या होता है, टच करके, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से अब तुम लोगों का इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये जो इतना एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है, चाहिए तो इसको साइड में कहीं लिख देंगे, इधर ही गंदा कर रहा है डायग्राम को अपने, इतना अच्छे से बनाया हम लोगों ने। चल ठीक है, ए तू भी, अरे रे रे वो भी मिट गया। एक काम करते हैं, रबर से मिटाते हैं, रबर से लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, ये भी गायब, ये भी गायब और ये भी गायब। अब देखो डायग्राम में, देखो डायग्राम में समझने की कोशिश करो, ये कर्व है, ये क्या है, एक कर्व है। एक लाइन जो कर्व को टच करके जस्ट ऊपर से निकल जाए उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। और एक लाइन जो टेंजेंट से 90 डिग्री बनाती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को समझ गया टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है। तो क्वेश्चन, अब देखो अब सवाल आता है कि यार इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो इतना सब कुछ हम लोग ने लाइन के बारे में भी क्यों पढ़ा। हम लोग ने लाइन के बारे में इतना सब कुछ इसलिए पढ़ा क्योंकि टेंजेंट जो है वो एक्चुअल में क्या है, एक लाइन है, और जो नॉर्मल है वो भी एक्चुअल में क्या है, एक लाइन है। तो जो भी बातें लाइन के लिए अप्लाई होती थी वो टेंजेंट के लिए भी अप्लाई होंगी और नॉर्मल के लिए भी अप्लाई होंगी। अब समझो कि अब समझो कि अपने को ना एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या आता है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या आता है उसकी बात करते हैं। तो पूरे एक्सरसाइज में ना अपने को क्वेश्चंस पता है ऐसे आता है, अपने को क्वेश्चन ऐसे आता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या आता है अपने को क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल का क्या फाइंड करो, इक्वेशन फाइंड करो। तो मुझे पता है कि आखिरकार टेंजेंट भी तो एक लाइन ही है और नॉर्मल भी तो एक लाइन ही है, मतलब टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही जो लाइन के लिए लगता था, y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस x1, वही फॉर्मूला जो लाइन के लिए लगता है वही टेंजेंट के लिए लगेगा। नॉर्मल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही सेम फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। टेंजेंट का भी क्वेश्चन वैसे ही फाइंड करेंगे उसी क्वेश्चन के साथ, क्यों, उसी फॉर्मूले के साथ, क्यों, क्योंकि वो भी लाइन है। नॉर्मल का भी क्वेश्चन वैसे ही फाइंड करेंगे उसी क्वेश्चन के साथ, क्यों, क्योंकि वो भी क्या है, नॉर्मल है। समझ में आया? और पूरे एक्सरसाइज में हम लोगों को लगभग यही क्वेश्चन देगा, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन देने के तरीके अलग होते हैं, वो तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीखेंगे। अभी के लिए जितनी भी बेसिक बातें मुझे तुम्हें बतानी थी, जो तुम्हें ऑलरेडी पता होनी चाहिए पहले से, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, वो मैं बता चुका हूँ। तो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।